हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 सेंट्रल फोर्स एंड आज का टॉपिक रहेगा केपलर्स लॉज एंड उनके प्रूफ। राइट, तो देखिए अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, जो हमारी यूनिट है सेंट्रल फोर्स की, उसमें हम देख चुके हैं सेंट्रल फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर जो हमने अभी किया, पिछली बार किया था कि भाई इक्वेशन क्या होगी ऑर्बिट की, जो कि हमारी आई थी ये डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर, जहाँ पर उसमें हमने जे का यूज़ किया था, तो ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ किया। राइट, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज का टॉपिक जो है डिफाइन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये हम आज करने वाले हैं। राइट, उसके बाद एक्सप्लेन द केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, ये आज हम करने वाले हैं। राइट, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल, राइट, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 एरियल वेलोसिटी क्या होती है, जो कि सेकंड लॉ है केपलर्स का लॉ का, जिसको आज को हम प्रूफ करना है। मैं प्रूफ नहीं करूंगा सेकंड लॉ को, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हमको बस एरियल वेलोसिटी की डेफिनेशन बतानी थी, बल्कि जो लॉज है सेकंड लॉ वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो प्रूफ है वो हमारा यहाँ पर सेम ही है। उसमें भी जो सेकंड लॉ है उसमें भी हमको यही प्रूफ करना होता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। राइट, तो ये भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि सेकंड लॉ है केपलर्स का। तो बेसिकली आज जो केपलर्स के लॉज हैं, 3 लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के, बे पढ़ने वाले हैं, और फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ का प्रूफ हम करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए केपलर्स के 3 नियम हैं और हम सबने वे नियम पढ़े हुए हैं आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में। पहला नियम क्या कहता है, लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो यही कहता है कि जो प्लैनेट है वे सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। दूसरा कहता है कि भाई जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और तीसरा नियम कहता है कि जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है टी, वो टी स्क्वायर एक्चुअली में प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 3 की, जहाँ पर ए सेमी मेजर एक्सिस होती है। तो ये नियम है आई थिंक हम सब ने पढ़े हुए हैं, इनको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैथ मैं कराऊंगा या नहीं, तो डेफिनेटली हम मैथ करने वाले हैं। इस यूनिट के बाद हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देखिए सेलेस्टियल बॉडी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं एक डिफाइनाइट ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। राइट, तो सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर डिफाइनाइट ऑर्बिट आर कॉल्ड प्लैनेट। अगर उनका ऑर्बिट डिफाइनाइट नहीं होगा तो उनको प्लैनेट नहीं कहते हैं। राइट, केपलर्स गेव फॉलोइंग 3 लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सबसे पहला नियम है लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसमें ये कहा है कि जो प्लैनेट हैं वे सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसकी 2 फोकस होती हैं, तो किसी एक फोकस पर हमारा यहाँ पर लेट्स से सन होता है, और जो प्लैनेट है उनकी जो कक्षा होती है, जो ऑर्बिट होता है, वो इलिप्टिकल होता है। पहला जो लो है वो यही कहता है। तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एज वन फोकस। राइट, तो ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है लॉ ऑफ एरियाज का, जिसको हम राइट पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली ये कहता है कि लेट्स से ये हमारा यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारा यहाँ पर सन है, लेट्स से दिस, और लेट्स से dt टाइम में जो हमारा यहाँ पर प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ तक उसने मूव किया। राइट, ये हमने यहाँ पर उसने यहाँ से यहाँ मूव किया, और उतने ही समय में dt टाइम में लेट्स से वो हमारा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मूव किया। क्योंकि ये सूर्य के चारों के निकट है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। राइट, वो हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन जो एरिया होगा, ये जो एरिया इसने कट किया, दैट एरिया, ये एरिया हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो ये सेकंड नियम कहता है। तो रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट रिलेटिव टू द सन, ये वाला जो रेडियस वेक्टर है प्लैनेट का और सन का, स्विप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। dt टाइम में जो एरियाज होगा ये हमारा यहाँ पर इक्वल रहेगा। आई मीन द एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट, जो कि हम प्रूफ भी कर चुके हैं। राइट, तीसरा नियम लॉ ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी square any planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis a of elliptical orbit, t square is proportional to a की पावर 3। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इनका प्रूफ। तो चलिए प्रूफ कैसे हम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो प्रूफ होता है वो एक्चुअली में सेकंड लॉ से ही स्टार्ट होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको जो एरियल वेलोसिटी वाली वीडियो है वो देखनी होगी। उसमें हमने प्रूफ किया था कि भाई जो एरियल वेलोसिटी है वो एक्चुअली में कांस्टेंट होती है, और यही प्रूफ होता है सेकंड लॉ का। उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो था dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m, जहाँ पर dA अपॉन dt क्या है, एरियल वेलोसिटी है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे थर्ड लॉ, पहले फर्स्ट लॉ को प्रूफ करने में, एंड देन हम थर्ड लॉ को भी प्रूफ करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखिए हम प्रूफ शुरू करते हैं। हम एरियल वेलोसिटी को प्रूफ कर चुके थे, जिसमें आया था d/dt = L/2m। L हमारा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम था, और एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स में कंजर्व रहता है। m कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट होगी। हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ लेट्स से dA/dt इज इक्वल टू h/2। नाउ देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि L भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से कि भाई ये h/2 के इक्वल होगा, क्योंकि d/dt हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। लेट्स से ये h/2 के इक्वल है, राइट, जहाँ पर h, वेयर h इज कांस्टेंट, राइट, वेयर h इज कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं h/2 इक्वल होगा L/2m के, राइट, L/2m के, या मैं कह सकता हूँ h इक्वल होगा L/m के, जहाँ पर L मैं एक बार फिर बता दूँ एंगुलर मोमेंटम है, राइट। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है I ओमेगा या mr² dθ/dt, राइट, क्योंकि I की वैल्यू mr² एंड ओमेगा की dθ/dt। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं L के स्थान पर mr² dθ/dt। m से m कैंसिल बचेगा हमारा यहाँ पर r² dθ/dt। तो बेसिकली हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी r² dθ/dt, या हम इस यहाँ पर dθ/dt की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो आएगी h/r², क्योंकि हमको आगे dθ/dt की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेट्स से इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रेडियल फोर्स ऑन द प्लैनेट, जो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? देखिए वो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू m। क्योंकि हम रेडियल फोर्स की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? रेडियल एक्सीलरेशन होगा, राइट, क्योंकि फोर्स क्या होता है? m इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन हमारे केस में रेडियल एक्सीलरेशन होगा, जिसका फॉर्मूला आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जो कि होता है d² r/dt² माइनस r dθ/dt का स्क्वायर, राइट। ये होता है रेडियल एक्सीलरेशन। नाउ रेडियल फोर्स ऑन द प्लैनेट, जो प्लैनेट के बीच में फोर्स लगता है वो क्या होता है? वो आपने पढ़ा होगा -G(m1m2)/r², राइट, कहीं आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो ये जो फोर्स होता है वो हमारा यहाँ पर होता है F की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -G(m)m/r²। हमारे केस में जो m है वो मास ऑफ द, ये वाला जो m है ये सन का मास होगा, ये जो m है ये अर्थ का मास होगा, राइट, इज इक्वल टू m d²r/dt² माइनस r dθ/dt का स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। m से m कैंसिल, मैं कह सकता हूँ d²r/dt² माइनस r dθ/dt² इज इक्वल टू -G(m/r²। नाउ dθ/dt, राइट, ये हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर d²r/dt² माइनस r, ये जो है h²/r⁴ इज इक्वल टू -G(m/r², या ये हो जाएगा d²r/dt² माइनस h²/r⁴ इज इक्वल टू -G(m/r²। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हमको क्या करना है? अब हमको d²r/dt की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे करेंगे? चलिए इसको भी हम करते हैं। नाउ लेट्स से r इज इक्वल टू 1/u, r इज इक्वल टू 1/u हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया। तो ये हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू -1/u² du/dt, राइट, क्योंकि इसका जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/u² du/dt, राइट। नाउ हम इसको लिख सकते हैं -1/u² du/dθ एंड dθ
अपॉन डी टी, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल बचेगा डी यू अपॉन डी टी जो कि ओरिजिनल था। लेकिन इससे क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, ये जो वैल्यू है हमारे पास, राइट, ये जो वैल्यू है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा एच अपॉन आर स्क्वायर, एच अपॉन आर स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा एच यू स्क्वायर, क्योंकि हमने आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू लिया है तो हम यहाँ पर इसको यू स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इससे हमारा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी -h डी यू अपॉन डी थीटा, राइट, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आ चुका है डी आर अपॉन डीटा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। लेकिन चूंकि हमको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -h, क्योंकि कॉन्स्टेंट है h, राइट, h कॉन्स्टेंट हमने लिया था, डी अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी थीटा। इसमें हम वही करेंगे -h डी अपॉन डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, राइट, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल बचेगा डी अपॉन डी टी जो कि ओरिजिनल हमारे पास था। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर अगेन डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू रखने वाले हैं जो कि क्या क्या है, एच अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -h डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसके हम अंदर इसमें गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा h अपॉन आर स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ इसको -h स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर को हम यू स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास है ये, राइट, वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं ये। तो ये हो जाएगा -h स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू आती है हमारे पास इसकी, राइट, -h स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, चूँकि हमने यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू लिया था तो r की पावर 3 के स्थान पर हम u की पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो u की पावर 3 इज इक्वल टू -g m, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर u स्क्वायर ही लिखने वाले हैं, u स्क्वायर, राइट, u स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो u स्क्वायर आई थिंक कॉमन है, राइट, u स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसमें u स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -h स्क्वायर डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर -h स्क्वायर u इज इक्वल टू -g m। इसमें अगर हम h स्क्वायर से भाग करूँ मैं तो ये हो जाएगा -d स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू g m अपॉन h स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर -h स्क्वायर से भाग की, राइट, हमने यहाँ पर क्या किया, -h स्क्वायर से भाग की। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस u, यहाँ पर ये हो जाएगा g m अपॉन h स्क्वायर। नाउ इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर -gm/h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो gm/h स्क्वायर ये सभी कांस्टेंट है, राइट, ये जो टर्म है ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है हेयर gm/h स्क्वायर इज कांस्टेंट, देखिए इससे क्या होगा, इसके कांस्टेंट होने से क्या होगा, राइट, हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू यहाँ पर ये था माइनस gm अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। हमने कहा कि भाई ये जो टर्म है ये हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कैसे लिख दिया हमने, राइट, एक बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है। देखिए हमने कहा कि भाई ये कांस्टेंट है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एंड ये माइनस दिस,
डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एंड दिस, लेकिन ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर यही आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कुछ इस टाइप की। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर बाय प्लस बाय इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर बाय का जो सोल्यूशन होता है वो होता है माइनस सी कोस थीटा, राइट, माइनस सी कोस थीटा, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो बाई है वो एक्चुअली में यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर है। तो इसका भी जो सोल्यूशन होगा यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, इसका भी जो सोल्यूशन होगा वो माइनस सी कोस थीटा होगा, माइनस सी कोस थीटा, माइनस सी कोस थीटा होगा। देखिए इससे क्या होगा, यू माइनस, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर माइनस सी कोस थीटा, माइनस सी कोस थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ यू इज इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर। अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा ये वन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी कोस थीटा अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये। नाउ देखिए जी एम अपॉन एच स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर इधर लेकर आ सकते हैं तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर यू इंटू एच स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल टू वन माइनस सी कोस थीटा अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर। देखिए जो u है इसको हम वन अपॉन आर भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन आर एच स्क्वायर अपॉन जी एम, यहाँ पर हो जाएगा r इज इक्वल टू वन माइनस सी कोस थीटा अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर। नाउ अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ हमारे यहाँ पर आएगी एल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई कोस थीटा टाइप, राइट। ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर कुछ इस टाइप की आएगी, इक्वेशन नंबर लेट्स से बी एंड लेट्स से इक्वेशन नंबर सी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमको ई की वैल्यू मिलने वाली है और एल की वैल्यू मिलने वाली है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी, जो ई, जहाँ पर ई एसेंट्रिसिटी होती है, राइट, वेयर ई इज एसेंट्रिसिटी, या इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता, आपने पढ़ा होगा, राइट। तो ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू, देखिए कोस थीटा हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, ई की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई की, राइट। या इसको हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर सी अपॉन जी एम, दैट इज ई, राइट। ये हमारी वैल्यू आती है ई की, एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता की। नाउ एल क्या है, एल जो कि सेमी लेटस रेक्टम है एल, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन जी एम, क्योंकि आर और आर तो ये कॉमन है, तो एल क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम, राइट, एच स्क्वायर अपॉन जी एम। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये जो भी नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इक्वेशन रहेगी, राइट, 4 एंड 5। नाउ देखिए जो ये ऑर्बिट है, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये एक्चुअली में एक क्लोज्ड ऑर्बिट है, राइट। ये आप देख रहे होंगे ये क्लोज्ड ऑर्बिट है। जो पैराबोला होता है वो क्लोज्ड ऑर्बिट नहीं होता, पैराबोला होता है लाइक दिस, तो ये क्लोज्ड नहीं है। लेकिन जो इलिप्स है वो एक क्लोज्ड ऑर्बिट है, यानी कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर एक क्लोज्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और क्लोज्ड ऑर्बिट की कंडीशन होती है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो उसकी नेगेटिव होगी। तो एक कंडीशन क्या होती है क्लोज ऑर्बिट की, जो भाई टोटल एनर्जी रहने वाली है वो नेगेटिव रहने वाली है। दैट मीन्स कि हमारे केस में भी जो टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव ही होगी, राइट। तो क्या होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी फॉर क्लोज्ड ऑर्बिट इज नेगेटिव। सो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है माइनस जी एम अपॉन आर, राइट। शुड बी नेगेटिव। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगी, राइट, इसमें आपको कंडीशन देखनी है, ये नेगेटिव कब होगी। ये नेगेटिव जब होगी, पहली कंडीशन तो ये है कि भाई जी एम अपॉन आर, ये अगर टर्म हमारा यहाँ पर जीरो हो गया तो ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं ही होने वाली, क्योंकि ये 1/2 mv स्क्वायर
पॉजिटिव में ही रहने वाला है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई ये जीरो तो नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ये नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज GM/R नेगेटिव हुआ, दैट मीन्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जुड़कर पॉजिटिव ही रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है, दैट मीन्स ये नेगेटिव भी नहीं होगी। कंडीशन आती है 3 कि क्या ये पॉजिटिव, क्या ये GM/R ये कितनी होनी चाहिए, तो क्या ये पॉजिटिव होनी चाहिए, भाई जीरो नहीं होनी, माइनस नहीं होनी, नेगेटिव नहीं होनी, तो बचा एक कंडीशन कि भाई ये क्या पॉजिटिव होगी। तो यस, पहली कंडीशन इसकी फोर श्योर कंडीशन ये है कि भाई ये एक से तो बढ़ी होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि भाई अगर इसको नेगेटिव होना है तो पहली कंडीशन ये है कि GM/R एट लीस्ट एक से तो बढ़ी होनी चाहिए, राइट। तो पहली कंडीशन तो इसकी हमारे यहाँ पर ये है, अगर इसको नेगेटिव होना है तो दैट मीन्स ये हमारे यहाँ पर एक से बड़ी होनी चाहिए, राइट। नाउ GM/R इसको हम लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमको यहाँ पर ये लेकर आना है, तो GM की वैल्यू क्या हो जाएगी, GM की वैल्यू हो जाएगी H² C/E इज इक्वल टू GM। तो GM के स्थान पर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा H² C/E इंटू M/R, ये हमारा यहाँ पर एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। नाउ इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा E/H² C R/M, एक से छोटा होगा, या मैं कह सकता हूँ इवेंचुअली A जो है वो एक से छोटा होगा, राइट। इवेंचुअली हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। नाउ इलिप्स की कंडीशन ही यही होती है कि भाई उसमें जो एसेंट्रिसिटी है, उसमें जो उत्केंद्रता है वो एक से छोटी होती है, और हमारे केस में हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे केस में भी जो E है वो एक से छोटी है, दैट मीन्स जो ऑर्बिट है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, राइट। जो ऑर्बिट है वो हमारा यहाँ पर इलिप्टिकल होगा, क्योंकि जो E है वो एक से छोटी है। तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ वो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। नाउ थर्ड लॉ की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बहुत आसान है। देखिए थर्ड लॉ को हम कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ लेट्स से जो A है वो हमारा यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस एंड जो B है वो हमारा यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, देन सेमी लैटस रेक्टम, जो L की वैल्यू, राइट, जो L की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है L की जो वैल्यू होती है वो होती है L इज इक्वल टू B² लेकिन L की वैल्यू जब हमने यहाँ पर अपने केस में देखा था तो वो आई थी H²/GM। क्या हम कह सकते हैं H²/GM। नाउ अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, जो थर्ड लॉ होता है वो होता है T² प्रोपोर्शनल होता है A⁻3 के, राइट, ये होता है थर्ड लॉ। तो इसके लिए हमको T चाहिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए। तो T क्या होता है, नाउ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T एक्चुअली में इक्वल होता है एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, और एरिया ऑफ इलिप्स आपको याद करना होगा, ये होता है π/a/b। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा π/a/b, और एरियल वेलोसिटी कितनी होती है, dA/dt, और हमने फर्स्ट केस में dA/dt को क्या कंसीडर किया था, dA/dt को हमने h/2 कंसीडर किया था, राइट, h/2 हमने यहाँ पर इसको कंसीडर किया था। तो ये हो जाएगा h/2, राइट, ये हो जाएगा h/2। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2πAB/h, 2πAB/h। चूंकि हमको यहाँ पर T² चाहिए, राइट, T² चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा T² इज इक्वल टू 4π²A²B²/h²। नाउ h² की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखता हूँ तो ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू B²/A/GM, राइट, B²A/GM। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4π²A²B²/h²B²/A/GM। B² से B² कैंसिल, यहाँ पर ये बचेगा T² हो जाएगा, A हमारा यहाँ पर ऊपर से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π²A⁻3/GM, या मैं कह सकता हूँ T² इज इवेंचुअली प्रोपोर्शनल होगा A⁻3 के, क्योंकि यहाँ पर 4π²GM ये सब हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये T² हमारा यहाँ पर इवेंचुअली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A⁻3 के, दैट इज
द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, राइट। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर चुके हैं, राइट, एसेंट्रिसिटी से। थर्ड लॉ हमने प्रूफ कर दिया है, और जो सेकंड लॉ है एरियल वेलोसिटी वाला, वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट केपलर्स लॉज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल।